हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर पेश करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे होने वाले बोर्ड एग्जाम हैं, उनकी बच्चों के लिए काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त होगी। वो जब उस पर गौर करेंगे तो हम आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। टाइम टू टाइम हम आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको कुछ इस तरह से बताएंगे जिसमें आपको बोर्ड के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। जैसे हम आपको उस दिन बताए थे कि आपका है डे 9, गलती कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, उसके लिए आप ध्यान देंगे। और आपका जैसे इधर है 3/2000, हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि 70 नंबर आपको कैसे आपके आपको मार्क्स प्राप्त होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें सेक्शन होते हैं। सेक्शन में थोड़ा सा मान लीजिए सेक्शन ए में हमको आपको एक पैसेज मिलेगा। जैसे कोई पैसेज हमारे सामने रख दिया गया, कोई आपकी स्टोरी है इंग्लिश में आपके सामने रख दिया गया, उसको हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को हम पढ़ करके भली भांति समझेंगे। पहले उसको जब हम समझ जाएंगे पूरे पैरा को कि पैरा किसके बारे में लिखा गया है और पैरा क्या चीज है, तो हम उसके बारे में जो उसका क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए जब तक हम किसी पैरा को कायदे से पढ़कर हिंदी में समझ नहीं लेंगे तब तक हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उसका जवाब तभी दे पाएंगे जब हम उसको कायदे से समझेंगे और उसके बारे में उसका अर्थ निकाल लेंगे। तो उससे जो हमें प्रश्न कर रहा है तो उसको उस प्रश्न को हमको बड़े आसानी समझ जाएगा। तो क्वेश्चन को समझ करके उसका हम जवाब दे लेते हैं। तो इस तरह से हमें आपको धीरे धीरे कुल मिला करके यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि लगभग हम 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10 नंबर, लगभग आपको 10 नंबर जो भी क्वेश्चन आपको देगा 2 नंबर 1 नंबर करके देगा, उसको आप पढ़ करके हल कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आपका जैसे कोई 150 शब्द में आपको जवाब देना है बी से और सी से, और इसी तरह से हम अपना करके लिटरेचर वाला जो भी मामला है, क्वेश्चन आंसर जो भी है, उसको हम मैनेज कर लेते हैं। और अब हम थोड़ा सा आपको आगे बढ़ रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि ये पेपर सेक्शन बी आपका हो गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन सी से आपको ऐसी समस्याएं आती हैं जो हम उसको करने में आपको दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा मामला लेते हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत होते हैं ग्रामर का। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द दिए हैं, हम ग्रामर को पकड़ने के लिए उसके रास्ते हैं कि लिटरेचर, तो भाई मान लीजिए हम स्टोरी पढ़ लिए, आज की जो बुकें दिया है पूरा हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी दिया है, उसको हम पढ़ करके उसकी स्टोरी, उसकी जो समरी है समझ लेंगे। तो जो छोटा ऑप्शन हो चाहे बड़ा ऑप्शन हो, चाहे मिलान हो चाहे ट्रू फॉल्स हो, जो भी है बड़े आसानी से हम 35 मार्क्स कैच कर लेते हैं। उसमें कोई बड़ी पता नहीं, बस एक ही बात होती है कि व्हेन आई विल बी फुल परफेक्ट इन मीनिंग, वर्ड मीनिंग and hard word meanings I have learned more and more in my life, then I will be success in literature without hesitation in just. जब हम किसी पैरा हमको लिटरेचर मजबूत करना है तो ग्रामर के साथ साथ हमें वर्ड मीनिंग को तैयार करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई वर्ड मीनिंग तैयार करना है तो किसी वर्ड मीनिंग को एक बार समझेंगे, उसके बाद उसके मीनिंग को दिमाग में रख लेंगे। जैसे अल्फाबेट अक्षर दिए हुए हैं, उसके बाद उसको हम घीस करके लर्न करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा वो आपको समझ में आ जाता है और बड़े आसानी से, बड़े सरलता से वो पकड़ में जाता है। कोई हमको दिक्कत नहीं होती है, आराम से हम पूरा तैयार करते हैं। और जब स्टोरी पकड़ में आती है तो चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे मैच द वर्ड हो, चाहे जो भी हो, आपका ट्रू फॉल्स हो, करेक्ट इनकरेक्ट है, जो भी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द सेंटेंस, वो जो आपका स्टोरी दिया था लिटरेचर को आप कर लेंगे। लेकिन जब आती है बात ग्रामर की, तो ग्रामर में हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ग्रामर में जैसे क्या है कि हमें ये जानना है
आखिरकार ग्रामर में कैसे कैसे क्या क्या हम करेंगे कि हमको पकड़ में बातें आ जाएंगी। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि अच्छा, इसमें 2 नंबर आपका पंचुएशन में भी है। पंचुएशन में कोई कामा कहाँ गाना है, हलन कहाँ गाना है, क्या करना है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और फिर आपको लेकर चलते हैं आगे तरफ में रीअरेंज द वर्ड क्लूजर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे अगर कोई मान लीजिए शब्द रखा है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जैसे पहला वर्ड है, मैंने आपको उस दिन दिखाया था, आपको समझ में कम आया होगा, लेकिन आज वाला वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ जाएगी। जैसे दिया है रोजेज, रोजेज यहाँ पे दिया है रोजेज, रोजेस एंड रोजेस के बाद दिया है, रोजेस के बाद दिया है मान लीजिए आपका रेड, कमा द ऑब्लिक रेड, कमा द। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, फिर दिया है इन ऑब्लिक गार्डन, गार्डन, गार्डन के बाद दिया है आपका अगला ऑप्शन माई ब्यूटीफुल आर्ट, माई ऑब्लिक माई ऑब्लिक ब्यूटीफुल ऑब्लिक ब्यूटीफुल ऑब्लिक, जैसे आपका बनता है आर्ट। ऐसे वाक्यों में हमको थोड़ा सा एक दिमाग की बात होती है कि हम कैसे क्या करें कि ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस का भाव बन जाए। तो इसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये हमको करना है कि सबसे पहले कौन सा पोर्शन उठाएं कि हमारा क्लियर हो जाए। तो जैसे मान लीजिए द रेड रोजेस, द आंसर होगा आपका द रेड रोजेस मीन्स लाल गुलाब जो होता है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, द रेड रोजेस इन माई गार्डन, इन माई गार्डन, JRDN गार्डन, बाई आई गार्डन आर ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया कि द रेड रोजेस, लाल गुलाब इन माय गार्डन, मेरे बगीचे में, आर माने हैं ब्यूटीफुल माने सुंदर। इससे हमारा पूरा सेंटेंस का पूरा भाव समझ में आ गया। तो हम समझ लीजिए इसे अगर हमने लिख दिया तो हमारा परफेक्ट हो गया। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सीधे से इसको पढ़ेंगे और कुछ ऐसा हम जब, लेकिन हम एक बात करते हैं, अगर हमें आपको ये समझ नहीं आएगा एक जैसे वाक्य को बनाते हैं तो आखिरकार क्या क्या उसमें होते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स, तो अगर ऐसे समझ नहीं आएंगे बातें तो आप इसे काम नहीं कर पाएंगे। तभी तो कर पाएंगे जब सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स ये सब चीजें आपको मिलेंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। नो स्टेशन यू कैन सॉल्व एंड यू कैन सक्सेस इन एन एरिया विदाउट स्टेशन इन जस्ट। फिर अगला हम दिखाते हैं आपको, जैसे दिया है डू नॉट टाइम, क्वेश्चन है, आंसर फिर क्वेश्चन आपका आता है डू, दे रहा है ऑप्शन में डू, फिर दे रहा है नॉट, डू नॉट ऑब्लिक टाइम, TIME टाइम, ऑब्लिक वेस्ट, WASTE वेस्ट, फिर दे रहा है ऑब्लिक प्रेसियस योर, प्रेसियस कीमती, प्रेसियस ऑब्लिक योर। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, अभी हमारा ये वाक्य कंप्लीट भाव नहीं मिल रहा है, सारे पोर्शन अलग अलग किए गए हैं, तो इससे हमारा इनकम्प्लीट है। तो जब हमको परफेक्ट करना है, उसके भाव को सिद्ध करना है, उसको सही रूप से लाना है, तो हम आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे और समझ जाएंगे, और हम धीरे धीरे देखेंगे, जब हो जाए तो उसके बाद हम आगे देख लेंगे। तो जैसे इसमें देखना है, इसका आंसर होगा कि डू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। वेरी गुड, आंसर होगा आपका डू नॉट, डोंट मतलब मत, कोई काम को रोकता है
तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपके वाक्य आते हैं, तो जब आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आएगा जब आप सबसे पहले इंपेरेटिव को पढ़ेंगे, बैठकर उसके रूल्स को, उसके नियमों को हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तभी हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी कतई हम अपनी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे और कभी भी ऐसे वाक्य हम संशोधन नहीं कर पाएंगे और पीछे रहेंगे। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि डोंट का मतलब मत, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि इसमें सलाह दे रहा है या मना भी कर रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, सॉरी योर प्रीशियस टाइम। इसका भाव यह होता है कि अपने अमूल्य समय को नष्ट मत कीजिए। तो ऐसे वाक्यों में हम डरेंगे नहीं, जब उसका भाव हमें समझ में आएगा, उसको हम जरूर कर पाएंगे, तो बड़ी आसानी से और बड़े सरलता से उसे हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं कि डोंट टाइम और डोंट अवेस्ट टाइम, अब यू वेस्ट टाइम, प्रेशियस टाइम योर, तो इसका आंसर ही होगा कि डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, माने अपना बहुमूल्य समय, अपना कीमती समय नष्ट मत कीजिए। इससे आपका भाव कंप्लीट पूरा हो गया। फिर हम आपको एक और बता दे रहे हैं, इसमें आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे आपके यह है कि ट्रेवलिंग माई एंड आर मदर फाउंड आ मदर। चलिए हम इसी को दिखा देते हैं आपको। जैसे ट्रेवलिंग आपका क्वेश्चन हो गया, ट्रेवलिंग TRAVELLING, ट्रेवलिंग ऑब्लिक माई ऑब्लिक आर ऑब्लिक मदर ऑब्लिक आपका हो जाएगा फाउंड ऑफ ऑब्लिक फादर। तो इस तरह से हमें ये समझना होगा कि आखिरकार इसमें क्या ऐसा हम सिस्टम बना दे कि जो हमें परफेक्ट रूप समझ में आए। तो डरना नहीं है, आप इसको देखेंगे कि कहां से फिटिंग हो रहा है। तो माई मदर एंड, सॉरी इसमें एक मैं ऑप्शन भूल गया हूं, अभी के यहाँ पे एंड दे रहा हूं, मैं भूल गया था। तो इसके लिए एंड इसमें जुड़ रहा है। कुछ ऐसे हैं जो मान लीजिए परफेक्ट ऑप्शन आते होंगे, तो इसका होगा कि द माई मदर एंड फादर, माई मदर एंड फादर आर फाउंड ऑफ ट्रेवलिंग। इससे यह होगा कि एक शब्द सेंटेंस का पूरा भाव हमारा स्पष्ट हो जाता है कि मेरे माता पिता यात्रा के शौकीन हैं, मेरे माता पिता यात्रा के शौकीन हैं, मतलब वो यात्रा करने में उन्हें आनंद आता है। इसलिए ऐसे वाक्यों का सही भाव होगा कि माई, इसका आंसर होगा, जवाब होगा आपका माई मदर एंड फादर, माई मदर एंड फादर आर फाउंड ऑफ, माई मदर एंड फादर आर फाउंड ऑफ ट्रेवलिंग, TRAVELLING। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो हम डरेंगे नहीं, सीधे समझेंगे उसको, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो हिस्टेशन, सीधे हम आप उसको ध्यान में रखेंगे। इसका अर्थ होगा कि माई मदर एंड फादर आर फाउंड ऑफ ट्रेवलिंग, मेरे माता और मेरे पिताजी क्या है कि यात्रा करने के शौकीन हैं, यात्रा के शौकीन है, हमारा भाव कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे, आपको समझ में आएगा और धीरे धीरे आपका पूरा जो 70 नंबर है वो आपको पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन तब आपको समझ में आएंगे जब उसको आप ध्यान से एक एक करके प्रिपेयर करेंगे, एक एक पर नजर रखेंगे, एक एक को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट करेंगे और आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब हम आपको धीरे धीरे एक एक करके देते रहेंगे और आपका धीरे धीरे सिलेबस पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगले बात में चलते हैं। अगला आता है हमारे सामने ऑप्शन देता है, जैसे मान लीजिए हमारा अगला ऑप्शन है इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जैसे मान लीजिए कोई आपको सेंटेंस सामने रख दिया है,
वो एक्टिव एस में है, उसे हमें पैसिव चेंज करना है। मान लीजिए अगर कंप्लीट कर दिए तो हमारा जो भी एक नंबर का होगा, जो भी बोर्ड बनाएगा उसको डर नहीं है। जो भी सिस्टम आपको बोर्ड देगा, आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एनी बोर्ड कैन गिव यू ए क्वेश्चन फॉर यू इन योर बोर्ड। आपको जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, उसी के अनुसार बोर्ड को राइट है किसी प्रश्न को क्वेश्चन बनाने का। ये थोड़ी है कि आपके सिलेबस से बाहर क्वेश्चन करेंगे, आपसे बकवास करेंगे, आपसे वो बातें नहीं करेंगे जिसमें आपका हित होगा या आपके सिलेबस से उचित नहीं है, अनुचित है, उन साधनों का प्रयोग नहीं करेगा बोर्ड। सदैव आपको वही चीज करेगा जिसमें आपका बोर्ड संबंधित क्लियरेंस दिया हो और आपकी बोर्ड की बातें उसमें परफेक्ट हो। तो डोंट वरी, प्लीज कैरी ऑन इट विदाउट रिजल्ट इन जस्ट and we will take it in first, then you will success in your life without in just। ऐसा हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, she drives a car, she drives a car, she drives a car। मैंने उस दिन कहा था कि जैसे मैंने उस दिन कहा था आपसे कि जैसे कोई पैसे बनाना है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डरेंगे नहीं, सीधे आप उसको ध्यान में लेंगे थोड़ा सा, और कैसे करेंगे वो सिस्टम मैंने आपको बताया था कि एक एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको बस एक ही रास्ते होते हैं। पहले आप जानेंगे जैसे एक एक्टिव क्या होता है। एक्टिव जैसे सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, उसके बाद आपका मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। आपका क्या होगा? मुख्य क्रिया। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। उसके बाद अदर्स मीन्स अन्य। तो ऐसे में आपको ये सोचना होगा कि किसी भी जो एक्टिव एस है, कोई भी अगर एक्टिव एस है तो उसको हम पहले जानेंगे कि एक्टिव एस है two parts will be necessary, that is known as subject and verb। कोई भी करता, कोई भी वाक्य आप बनाएंगे उसका भाव तभी मिलेगा जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया होगी। लेकिन आप दो ही वर्ब बना लेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर्स नहीं रहेगा, फिर भी आपका सेंटेंस बन जाएगा। मगर थोड़ी सी बात यहाँ बचती है दोस्तों, इसे समझना है कि अगर कोई पैसिव बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया। वो भी कैसे? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। जो आपका मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, वो सदैव आपको किसमें होगा? थर्ड फॉर्म में। चाहे जितना भी, इसे आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, थोड़ा सा मतलब तृतीय रूप थोड़ा आपको समझना होगा। जैसे अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव एस है तो एक्टिव एस में क्या होता है कि एक्टिव एस में कुछ तमाम ऐसी क्रिया है जो अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या ईएसआईएस जो भी है अकॉर्डिंग सेंटेंस आई कैन यूज एनी verb of a active sentences, but when I will change a passive voice
any sentence, any active as in passive as, then I can use in first, in all time, third form. Main verb will be third form for any passive as sentences. जो भी हमारा कोई भी करता है उसमें अगर हम मान लीजिए अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका जो मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म सदैव वो मुख्य क्रिया वो सदैव थर्ड फॉर्म में ही होगी। इसे आपको भूलना नहीं है। जितना भी है सब क्रियाओं का थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगला चीज कोई क्रिया अगर थर्ड फॉर्म में है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सदैव हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर पहले से थर्ड फॉर्म दिया हुआ है उसमें डरने की जरूरत नहीं है, तो डोंट वरी, आप ध्यान से देखेंगे उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और ऐसे मान लीजिए परफेक्ट टेंस में है तो थर्ड फॉर्म पहले से ऑलरेडी है तो आप एकदम नहीं डरेंगे। वो तो साफ सी बात है। जब पहले से थर्ड फॉर्म में है तो नो टेंशन, तो उसको आप सेफ रख देंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होता है जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट हमारा होता है ऑब्जेक्ट के बाद हम मतलब ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब और थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स, जो भी हमारा अदर्स दिया हुआ है यानी अन्य, उसका हम प्रयोग करते हैं। अन्य का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर अन्य का प्रयोग करने के बाद हम जो है बाई का प्रयोग करते हैं। फिर हम सीधे बाई का प्रयोग करते हैं। जितने भी पैसिव वॉइस हैं अगर हम बाई का प्रयोग करते हैं तो डरना नहीं है, तो हमें डरना नहीं है, तो चलते रहेंगे धीरे धीरे। तो उसके बाद सीधे आगे हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करने के बाद हम जो हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मतलब सूक्ष्म या छोटा रूप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर हम जैसे बाई और जब का ऑब्जेक्टिव का प्रयोग छोटा रूप का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद हमारा जारी होता है। जैसे हमें ये भी जानना होगा आखिरकार ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते क्या है। इसके लिए हमको नॉमिनेटिव केस जो उसकी सारणी है उसको पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। तो वहां हमें मिलेगा कि ही का जो होता है ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है और अपना के लिए वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। इसे आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। और मान लीजिए इसमें परफेक्ट आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, हम आपको उसके बारे में डिफाइन करेंगे and you can be success and you can understand about it without even with the help of me and my knowledge or technical technique use of mode of and type of system of teaching। देखिए जैसे आपको मैं लिखा दूं यहाँ पर है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का हिम होगा और अपना के सदैव हिच का प्रयोग करते हैं। ये अपना जैसे कोई काम, जैसे वह अपना काम करता है तो ही डज हिज वर्क, तो यहाँ पे हिज होगा, नहीं कोई ऑप्शन है। फिर दूसरा ऑप्शन है सी, यहाँ पर दिया हुआ सी क्या होगा हर, सी का जो फॉर्म होता है और अपना के लिए सदैव हर का ही प्रयोग किया जाता है। वहां भी डरना नहीं है। इट के लिए सदैव इट का ही प्रयोग किया जाता है। अब फॉर्म यहाँ पे इट्स होगा, अपना के लिए इट्स होगा। नेम, अगर कोई नाम दिया है तो उसके लिए क्या हम करेंगे, जैसे मान लीजिए पुरुष है या स्त्री है, इनका नाम है। अगर पुरुष है शेम, नेम को शेम, चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, चाहे दिनेश हो, चाहे महेश हो, चाहे सुरेश हो,
XYZ। नाम आपके सामने स्पष्ट है, वो सेम रहेंगे, लेकिन अपना के लिए ये ध्यान देना होगा, अपना के लिए ध्यान देना होगा। जैसे पुरुष जाति है के लिए क्या होगा? हिज। और स्त्री जाति का क्या होगा? हियर, हर, अपना के लिए। और उसके बाद अर्जुन फराका नीचे दिया हुआ है नेम। उसके बाद ही सिट नेम। उसके बाद मान लीजिए आई के लिए सदैव मी। आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? मी। आई के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपका मी हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं मी का क्या होगा? यहाँ पर माई, अपना के लिए क्या होगा? माई हो जाएगा। और वी के लिए अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होगा, अपना के लिए और होगा। दे, THEY, दे के लिए क्या होगा? दियर, THEIR, दियर होगा। सॉरी, यहाँ पे देम होगा, यहाँ पे दे के लिए देम होगा, दे के लिए देम होगा। और यहाँ पे अपना कंट्री क्या होगा? दियर, THEIR, दियर हो जाएगा। उसके बाद यू के लिए आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होगा, और अपना के लिए क्या हो जाएगा? YOUR, योर। आई वी दे यू जो भी है, और असंग करता अगर साथ में है अपने साथ, अपना के लिए वहां पे देयर। जैसे उन्होंने अपना काम कर लिया तो यहाँ पे देयर होगा। तो इस सारी से आपको समझ में जाएगा कि आप डरेंगे नहीं। हमारे लिए आपके सामने ऑब्जेक्टिव फॉर्म से स्पष्ट है। उसके बाद आपने अंग्रेजी के लिए स्पष्ट है, वो भी आपके सामने स्पष्ट हो गया कि आपका एक हिस्सा मालूम हो गया कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब पैसिव वॉइस आपके लिए आसान हो जाएगा, डरेंगे नहीं। जिन्हें आप जो ऊपर दिया हुआ वाक्य है तो उसको हम पैसिव में बनाएंगे, वो भी कैसे, उसे हम देखें। आप आसानी सरलता से उस पर नजर रखिए। जैसे मान लीजिए आपका ये है, इसमें क्या है? सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट। डैश क्या है? मेन वर्ब। एक आर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, यानी कर्म। यानी ऐसे इस वाक्य का पैसिव वॉइस हम बड़े सरलता और बड़े आसानी से कर सकते हैं। विदाउट हेजिटेशन आई कैन सॉल्व इट इन पैसिव वॉइस of the sentence so that there is a object, its head। इसके पास एक कर्म है, इसलिए हम इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। हम डर नहीं पाएंगे, परफेक्ट अपना काम कर लेंगे। तो चलते हैं, अब हम चलते हैं कैसे काम करते हैं। तो आप पहले पहचानेंगे, अगर ऐसे वाक्य सामने आ गए तो डरेंगे नहीं। पहले हम पहचानेंगे आखिरकार ये हमारा किस तरह का वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है। तो ये तो सिर्फ डायरेक्ट से कहा, इसे मालूम पड़ रहा है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि एक वचन करता ही, सी, नेम, वाई, चाइल्ड, टीचर, सर्वेंट, प्यून, काउ, बर्ड इत्यादि के साथ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ये से जोड़ दिया जाता है, और बहुवचन करता आई, वी, दे, यू, बॉय, चिल्ड्रन, काउ, बर्ड इत्यादि के साथ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ये से करा करते हैं। तो सी क्या है? हमारा एक वचन है, ही, सीट, नेम। तो सी हो गया एक वचन। तो उसके साथ मेन वर्ब क्या है? ड्राइव है, तो ड्राइव जुड़ा हुआ है यस, तो क्या होगा? ड्राइव। तो हमारा क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम चलते हैं उस फॉर्म पर कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। तो पैसिव वॉइस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स होता है। जैसे सर्वप्रथम आपको हम अगले वीडियो में क्रमानुसार पैसिव पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करते हैं, डरते नहीं है, सीधे कर्म का प्रयोग करते हैं और कर्म का प्रयोग करके
उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई कैन यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर प्लस, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट कर्म सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो हम इज का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कर्म प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, तो हम वहां पे आर का प्रयोग करते हैं। और एम का प्रयोग अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। एम का प्रयोग कैसे होता है वो भी दिखा दूंगा कि जब हमारा किसी वाक्य में मी ऑब्जेक्ट होगा, अगर मी ऑब्जेक्ट है उसका हमें पैसिव बनाना है, तो मी का जब सब्जेक्ट इस तरह पैसिव वॉइस में लाएंगे तो वहां पे हमारा सब्जेक्ट काम कर लेगा, वो मी, तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा। तो आई के साथ हम आई का प्रयोग करते हैं। फिर हम आगे दिखाते हैं आपको मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जो क्या होगा? थर्ड फॉर्म। मैंने आपको भी बताया है कि जितने भी हम पैसिव बनाते हैं, जितने भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, सभी जो है क्रियाओं का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में हम दिमाग लगाएंगे आखिरकार थर्ड फॉर्म का प्रयोग किससे? हम थर्ड फॉर्म का सूची बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे गो वेन गान, सिट सेट सिटेन, कट और डू डिड डन, गो वेन गान, कम केम कम, टाट, ब्रिंग ब्राट। इस तरह से हम क्रमानुसार 100-200 थर्ड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए कि पैसिव से पहले हमें तीनों फॉर्म की जरूरत पड़ती है जब हम टेंस पढ़ते हैं। अगर हम टेंस पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस तभी बना पाएंगे। अगर हम टेंस के बारे में नहीं जानेंगे तो पैसिव वॉइस हमको पता ही नहीं आएगा, अब हम पीछे रहेंगे। इससे अच्छा हम पूरी सूची को बना ले कि क्या क्या, इन सब चीजों को बनाने से पहले हमें नोट्स बना ले, एक डेटाबेस बना ले, सूची बना ले कि क्या क्या इनकी आवश्यकता जरूरत पड़ती है, किन उपकरणों का। जैसे कोई भी मैकेनिकल कोई भी आदमी कोई काम करता है तो अपने उपकरण को इकट्ठा करता है, उसी के साथ इस सिस्टम को बना करके अपने काम को सफलता ले लेता है। उस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा सिस्टम है। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम सूची बना के कर लेंगे। फिर क्या करते हैं? प्लस आपका अदर्स यानी अन्य, प्लस बाई का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव रूप। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी हमारा है वो क्लियर हो गया, हमको टेंशन नहीं। हमारा ये जो इंडेफिनिट जो दिया है साफ साफ आपका क्लियर हो गया। अब इस फार्मूला को हम यहाँ लगा देंगे, उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो हम आपको चलते हैं आखिरकार पैसिव वॉइस इसका कैसे होगा। आते हैं यहाँ पर हम पैसिव वॉइस। इसमें है ए कार, ए कार दिया है तो ए कार के साथ करेंगे, ए सिंगल पर्सन है तो यहाँ पे इज लगाएंगे, ए कार इज। और ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइव ड्रो ड्रिवेन, तो थर्ड फॉर्म होगा ए कार इज ड्रिवेन बाय हर, ए कार इज ड्रिवेन बाय हर। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। इस तरह से अब दोस्तों अगर आप जोड़ देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा केयर करेंगे, you will be success in first without hesitation। मगर करो थोड़ा सा कष्ट है तो जीवन में आएंगे सीधे फर्स्ट, क्योंकि कहा गया है कि जो करेगा तपस्या उसी की दूर होगी समस्या, जो करेगा तपस्या उसी की दूर होगी समस्या, जो जीवन में करेगा कष्ट अपने जीवन की सफलता के लिए, अपने जीवन में आएगा सीधे फर्स्ट। अगर हम धीरे धीरे और जो नहीं करता तपस्या उसे कभी दूर होती समस्या, जो थोड़ा सा नहीं करता है कष्ट
कभी ड्रीम नहीं आता है फर्स्ट, वो बैक क्या लगेगा, पीछे रहेगा और अपनी मंजिल को पाने में उसको काफी दूरी दिखाई पड़ेगी। अगर नजदीक जाएगा तो प्रकृति उसे भगाकर दूर कर देगी, क्योंकि उसकी चाहत जब तक नहीं बनेगी तब तक सफलता के पास वो पहुंचेगा नहीं। इसलिए कि मैंने आपको बताया है कि अगर इस तरह से क्रम से हम चलते रहेंगे, एक एक चीजों का तैयारी करते रहेंगे, एक एक चीजों को सीखते रहेंगे, तो धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जहां तक हमारे जीवन का बेस है, जहां तक हमारे जीवन का बेस है, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। जैसे अब हम अगला चीज दिखा रहे हैं। मान लीजिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं अगला चीज। सपोज दैट ये है हमारे सामने कोई वाक्य दिया हुआ है जो कि आपका किलो नंबर में हो, उसे हम आपको समझा देते हैं, आपको पकड़ में आ जाएंगे। जैसे उसका क्या होना चाहिए, मान लीजिए they had collected their they had collected their broken things. They have collected their broken things. ऐसे पैसिवस अगर हम बनाना चाहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी, बात मैंने क्लियर नहीं किया, क्योंकि हमको चलो ठीक इसमें रख देते हैं। यहाँ पे ऐसे में हम इसको क्लियर कर दें, क्योंकि पहले हम आपको इंडिफिनिट का बता दें, उसके बाद परफेक्ट बन जाएगा। जैसे दे आर कलेक्टिंग देयर broken things. They are collecting their broken things. They are collecting their broken things. तो ऐसी दशा में हमको सोचना पड़ेगा आखिरकार हम किस तरह चले हैं कि हम अपने आप को बना ले पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, मेन वर्ब, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऐसी वाक्यों में हम चलते हैं पैसिव आने के लिए। तो क्या होगा, देयर broken things, their broken things are। ऐसे में क्लियर हो गया कि थिंग्स यही आ लगाएंगे हम। देयर ब्रोकन थिंग्स आर कलेक्टेड बाय देम। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया और हम दो चीज क्लियर कर दिए, इज और आर। तीसरा बचता है सी कॉज मी एट हर होम। तो ऐसे में मी आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये एक्टिव हुआ और ये पैसिव हुआ। तो क्या होगा, आई एम कार्ड एट हर होम बाय हर। I am called at her home by her। इस तरह से हमारा पूरा
हमारा पूरा जो है कंप्लीट ये सेंटेंस पैसिव वॉइस, कंप्लीट सेंटेंस पैसिव वॉइस हमारा क्लियर हो रहा है। फिर मैं आपको अब इसी तरह से एक बता देते हैं इम्परेटिव वाला, और फर्स्ट आपको बताते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। जो भी आगे सिस्टम रहेगा धीरे धीरे करके आप डरेंगे नहीं, हमारा हर वीडियो देखते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे वहां तक ले चलेंगे जहां तक सच में आपकी मंजिल होगी। आपको इंग्लिश आने लगेगा वहां तक मैं आपको लेकर चलूंगा बिना कैंसिल, मगर आप इस पर ध्यान देते रहेंगे और एक एक करके पढ़ते रहेंगे। और जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों अगर मेरा फ्रेंड बनना चाहते हैं, मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं, और बगल में ऑल वाला बटन दबा देंगे तो जितना भी मेरा नोटिफिकेशन, जितना भी नया वीडियो आपका जाता रहेगा। और आराम से आप वीडियो को वॉचिंग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए, जिसमें आपको भी लोग याद करेंगे कि कहां से आपने इस चैनल को पाया, कि मुझे बताया और हमें भी इंग्लिश समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक थोड़ा सा और मामला है, जैसे आपका हमारा ये है आपका, आपको हम दिखा रहे हैं शट द डोर, शट द डोर। ऐसे वाक्य में हम नहीं डरेंगे, समझेंगे, पहले उसको पढ़े समझेंगे और आगे चलते रहेगा मामला। क्या? जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए। ये आपका इंपरेटिव है, क्योंकि जिसका भाव है समझ में आए, आज्ञा सूचक, प्रार्थना सूचक, तो इंपरेटिव सेंटेंस सीधे कहलाएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है? शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए। तो इसको पैसिव बनाने के लिए छोटा सा ऑप्शन है। सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं, LET। सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। You cannot change any sentence in passive voice without any object। बिना किसी ऑब्जेक्ट का नहीं कर पाएंगे, तो इसमें द ऑब्जेक्ट है और सब हमारा सब्जेक्ट काम करता है मेंबर का। तो लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब ऑब्जेक्ट, फिर बी और बाय यू का प्रयोग, और फिर मेंबर का थर्ड फॉर्म जो भी दिया है दे देते हैं। उसके बाद बाय यू मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय यू का प्रयोग करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं आप ऑप्शन में दिया है, जैसे अगर आपको पैसिव वॉइस में दिया है उसको एक्टिव चेंज करना है, अगर पैसिव वॉइस में दिया है उसको एक्टिव चेंज करना है, दिक्कत होती है। इसलिए आप जानते रहिए कि अगर बाय यू दिया है तो उसी फॉर्मूला में जो ये रहेगा, और नहीं रह दिया आपको भी समझेंगे हो जाएगा। तो क्या होगा? लेट द डोर, let the door be shut by you, let the door be shut by you। आपका क्लियर होगा, आप डरेंगे नहीं, समझेंगे इसको कि let the door be shut by you, आपका क्लियर हो गया। इधर आपका यह है प्लीज, सॉरी PLEAS, प्लीज सिट डाउन। तो इस तरह से आपको समझना है, इसमें विनती कर रहा है, आग्रह कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो हमारा पैसिव और इंपरेटिव होगा। इसके क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ प्लीज पढ़ा करके यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो हमारा वाक्य पूरा हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा एक नया चीज बताने जा रहे हैं, जो कि अभी तक मैंने अपने चैनल पर इसको नहीं बताया है। इसे कहा जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कथन। ये ध्यान देंगे बच्चे, इंटरव्यू या में कर लेते हैं, अगर पूछा जाए कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों को पकड़ में आता है, क्योंकि वो पढ़े हैं तो इतने कहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लेकिन नहीं,
हमने आपसे पहले कहा था कि हमारे इंडियन लोगों को और खास करके अपने यूपी के वासियों को इतना जरूरी होगा, जैसे आराम के लिए दवा खुराक बनाकर लेते हैं, उसी तरह से इंग्लिश जानने के लिए हिंदी को खुराक जैसा समझ करके लेते रहेंगे तो आपको इंग्लिश धीरे धीरे आ जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको बताने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कथन। तो कैसे होगा इसको मैं दिखा रहा हूं आपको इस पर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन मतलब प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कथन। कुछ लोग कहते हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, ठीक है, मगर शुद्ध होगा परोक्ष, क्योंकि गाइडों में आपको परोक्ष दिखेगा या तमाम जगह पर प्रत्यक्ष भी दिखेगा, मगर आपको परफेक्ट जानना है तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कथन, नरेशन का मतलब। तो हम आगे दिखाते हैं आपको कि एक वाक्य आपको हम लिख करके आपको डिफाइन करते हैं, आपको समझाते हैं, अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करने आएगा। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर ये दिया हुआ है, he said to me I do not take a rest at my home। इस तरह से हमारे वाक्य आपके सामने आते हैं। अगर कोई वाक्य आपके सामने ऐसे आते हैं तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसके फार्मूला पे जानने की जरूरत है। तो उसका फार्मूला आपको किसी गाइडों में या किसी सर के अनुसार या किसी जो इंग्लिश की जानकार है उनके अनुसार आपको प्राप्त होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे पास आए हैं, मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल के करीब हैं, मेरे तरह से कनेक्ट हैं, तो आपको ये प्राप्त होता रहेगा। आपको किसी भी बात जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से समझ जाएंगे। जैसे हमें जानना है आखिरकार इन दोनों को हम पहले कहते क्या हैं, तो he said to me यहां से यहां तक को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब he said to me यहां तक के बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और I do not take at my home यहां तक करते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग होगा, उल्टा मैंने कर दिया, सॉरी, थोड़ा सा दिमाग पर गया। यहाँ पे होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हम जान गए कि हमारे एक इस तरफ का हिस्सा जो है, हमारा हिस्सा जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, और इस तरफ हिस्सा जो हमारा है रिपोर्टेड स्पीच है। तो आप डरेंगे नहीं, आप फार्म में जाएंगे। तो फार्मूला होता है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रूल्स होता है इसी तरह से क्रम से आपको हम सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीजें आपको देते रहेंगे, आपको समझ में आते रहेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको हम पढ़ाते रहेंगे, आप स्वयं उससे जुड़कर प्रयोग करते रहेंगे। तो जो भी जानकारी है आपको मिलता है। तो ही सेड टू मी, यहाँ पहले रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये पास्ट टेंस में दिया है सेड टू, देखिए आपका ये मेन वर्ब है, इस पर आएगा क्रिया का सेकंड पार्ट पास्ट टेंस में है, और उसके बाद जो इधर वाला वाक्य है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तो अगर असर्टिव में है, असर्टिव में दो पोर्शन होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव।
दो पोर्शन होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम दिमाग की बात करेंगे। अगर ही सेड टू मी दिया है, पास्ट टेंस हो गया। यहाँ पे आई डू नॉट टेक ए रेस्ट एट माय होम दिया है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन किस टेंस का? प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो ऐसे वाक्यों का फार्मूला लाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे रास्ते हैं जो आपको दिखाने जा रहे हैं और धीरे धीरे आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक भी आपका रास्ता होगा। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। अगर ऐसे वाक्य है तो हम क्या करेंगे? सेड टू, जहां पे सेड टू दिया है वहां पे टोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे। या रीमार्क, REMARKED, कब? जब इसमें ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब। कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, टू मी नहीं दिया है तो सेड का हम सेड ही रखते हैं, उसको नो चेंज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो वहां पे हम क्या करते हैं? टोल्ड। और उसके बाद जो बीच का दोनों कामा दिया हुआ है, ये बीच का जो दोनों कामा दिया हुआ है आपका, इसको हम सीधे से हटा करके कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव मतलब संयोजक शब्द, कनेक्टिव वर्ड मीन्स संयोजक शब्द, वो हमारा जो बीच का संयोजक शब्द है ये हम यहाँ पर दैट का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद फिर आती है बात पर्सन की। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे कर देते हैं टोल्ड, टोल्ड। और उसके बाद यहाँ बीच का दोनों कामा हटा करके दैट। उसके बाद जो आई है आपका ये पर्सन, पर्सन मीन्स पुरुष। या आपको पार्ट ऑफ स्पीच जाना पड़ेगा। देखिए सर, उससे मैंने पहले पहले कहा है कि अगर हमें ग्रामर जानना है तो पार्ट ऑफ स्पीच एंड टेंस एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंटैक्स विल बी नेसेसरी फॉर यू। जितना भी आप पढ़ सकेंगे आपको अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ पाएंगे आप पीछे रहेंगे। अगर आपको पढ़ना है, तैयार करना है, दिमाग रखना है तो अच्छी बात है, नहीं रखना है, नहीं करना है, कोई बात नहीं है। अगर आपको सीखना है इस राह पे आपको आना ही पड़ेगा। तो पर्सन में दिया रहता है, जैसे यहाँ पर दिया है पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कौन होते हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? आई और वी। और सेकंड पर्सन क्या होते हैं? सेकंड पर्सन क्या होते हैं? यू। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, सॉरी, ही, सी, इट, नेम, दे, एक्स वाई जेड, जो भी है आपका एक पर्सन है। इस पर्सन को आप ध्यान से थोड़ा गौर से देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है और सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, दे होता है। तो अब हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम एक पर्सन का प्रयोग करते हैं, कैसे हम पर्सन का प्रयोग करते हैं उसके बारे में जानिए। यहाँ पे आई है, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यू कैन चेंज फर्स्ट पर्सन इन थर्ड पर्सन। यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका जो करता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का करता है, अगर यहाँ पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया है तो उसके अनुसार हम थर्ड पर्सन में ले जाएंगे। और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मी जहां दिया है अस भी रहेगा, देम भी रहेगा, हिम भी रहेगा, हर भी रहेगा, कोई नेम भी रहेगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, सीधे समझना है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाँ सॉरी, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू कैन चेंज, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू कैन चेंज सेकंड पर्सन इन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। दोनों बात बनती है। फर्स्ट पर्सन को हम कर्ता के हिसाब से चेंज करके थर्ड पर्सन कर दिए, सीधे से रास्ता क्लियर हो गया। लेकिन सेकंड पर्सन आपको बजा के रखता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कर्म के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई कैन चेंज फर्स्ट पर्सन इन थर्ड। यानी अगर हम मी दिया है
अगर यहाँ पे मी दिया है, यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन, तो यहाँ पर सीधे आई हो जाएगी क्योंकि मी दिया है फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पे दिया है हिम तो सीधे पता करके यहाँ पे ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिया है हर तो क्या हो जाएगा सी। इसी तरह से आपका वो हो जाएगा फर्स्ट में और थर्ड में। और अगर थर्ड पर्सन दिया है, अगर थर्ड पर्सन दिया है तो ऑलरेडी पहले से नो चेंज। अगर आपको थर्ड पर्सन दिया है तो नो चेंज, जो थर्ड पर्सन दिया है सेम उसे रखा दिया जाएगा। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इतना तो बात बन गई, लेकिन कुछ बात और है भी सामने। इसके टेंस में भी परिवर्तन कर दिया कर। निम्न नियमानुसार जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसको भी बदला जाता है, और बदलने के बाद अदर चीजों का नियमानुसार टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, नाउ का देन, हियर का दियर, दिस का दैट। इस तरह से क्रमानुसार चेंज करते हैं डायरेक्ट में। और हम आपको और दिखाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि एक टेंस का परिवर्तन कैसे किया जाता है। टेंस के परिवर्तन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें जानना होगा कि टेंस कितने प्रकार का होता है और टेंस कितने प्रकार का होता है। प्रत्येक टेंस कितने टेंस फॉर्म होते हैं, चार होते हैं। इससे प्रेजेंट की बात हुई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसी तरह से हमारा जो भी है, इसी तरह से हमारा जो भी है आपका नियमानुसार परिवर्तन होगा। तो हम चलो आपको बताने जा रहे हैं कि अब हम किस तरह करते हैं। जैसे पूरे प्रेजेंट को, पूरे प्रेजेंट को क्रमानुसार, पूरे प्रेजेंट को क्रमानुसार पास्ट में बदल दिया जाता है। पास्ट में बदल दिया जाता है। पास्ट में बदल दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट क्रमानुसार बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, थोड़ा मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बात आपको भूलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में तरीके होंगे, आप मिस हो जाएंगे, आपकी सारी मेहनत विफल हो जाएगी, आप अनसक्सेस हो जाएंगे। इसलिए समझेंगे थोड़ा सा कि ये बात थोड़ा गौर से दिमाग पे या नोट कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्रमानुसार चेंज कर देते हैं। अभी बच रहा है फ्यूचर और पास्ट टेंस, तो उसके रूल्स है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने क्या बोला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया है तो नो चेंज। क्या मैंने कहा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये दोनों में दिया है। अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस इधर वाला रिपोर्ट स्पीच वाला, तो उसका नो चेंज, यानी वो उसका कोई बदलाव नहीं करते हैं। आती है बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आपको डरना नहीं है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा उसमें गौर करना है, थोड़ा उसमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि विल के जगह पे वुड, क्या मैंने बोला? विल के जगह पर वुड और शैल के जगह पे शुड।
मे की जगह पे माइट और कैन की जगह पे कुड। जो भी है आपका मतलब विल की जगह पे वुड, शैल की जगह पे शुड, विल की जगह पे वुड, शैल की जगह पे शुड, कैन की जगह पे कुड, मे की जगह पे माइट, बन गया फिर वेबसाइट। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक क्रम से आप सेंटेंसों को चेंज करते जाएंगे, डरेंगे नहीं। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपका आपका मतलब जैसे हम समझ गए, आपका हमें समझ गए जैसे कि मतलब कितना हुआ हम समझ रहे हैं, मतलब जैसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इनडायरेक्ट जैसे कि किस तरह से किसका चेंज होगा। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। इसका इनडायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट, ये आपका था डायरेक्ट सेंटेंस, आपका होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, ही टोल्ड मी दैट, he told me that, he told me that। यहाँ पे आई का ही हो जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू कैन चेंज फर्स्ट पर्सन इन थर्ड पर्सन। he told me that he और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में डू नॉट जगह पे डिड नॉट हो जाएगा। He told me that he did not, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव अभी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। रूल्स में है तो he told me that he did not take a rest। He told me that he did not take a rest at his, यहाँ पर भी जो माई दिया था अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यू कैन चेंज हिज होम। अब आपका इनडायरेक्ट क्लियर हो गया, he told me that he did not take a rest at his home। सीधे आपका इनडायरेक्ट क्लियर हो गया, he told me that he did not take a rest at his home। यहाँ मैंने बदल करके told कर दिया, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और बीच का हटा के दैट कर दिया। उसके बाद जो एक फर्स्ट पर्सन है उससे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे हमने ही कर लिया थर्ड पर्सन। उसके बाद जब हम डिड नॉट डजंट आता है प्रेजेंट, डू नॉट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा डिड नॉट। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें भी होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो टेक ए रेस्ट एट हिज होम, हिज क्या हुआ क्योंकि माई था, आई के साथ माई तो ही के साथ दिस होगा। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। हम डरेंगे नहीं, नो प्रॉब्लम, विदाउट हेजिटेशन आई कैन डू एनीथिंग इन माय एरिया वेबसेशन। आपको मैं थोड़ा सा एक और बता दे रहा हूं, जैसे ये आपका दिया हुआ है, मान लीजिए आपके सामने ऐसा दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखेंगे क्या है। हाँ, सीता सेड टू गीता you are going to the market, to the market. You are going to the market with your friends. ऐसे वाक्यों के लिए हम टाइप करेंगे, समझेंगे उसको। सीता से तो गीता, साफ साफ मैंने कह दिया। सीता टोल्ड गीता की किससे टू दिया है तो टोल्ड हो जाएगा। सीता टोल्ड गीता, कनेक्ट टू दैट हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आ गई बात सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे
गीता है जहाँ पर साफ साफ सी हो जाएगा थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मी नहीं होता तो फर्स्ट पर्सन होता, अस होता तो फर्स्ट पर्सन होता, बाकी सब थर्ड पर्सन जाएगा। तो सीता टोल्ड गीता दैट सी, और प्रेजेंट का पास्ट जाएगा, आज जगह पे वो आज हो जाएगा गोइंग टू द मार्केट विथ हर, यहां पे योग से हर जाएगा टाइटल सब्जेक्ट फ्रेंड्स। इधर से हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। डोंट वरी, आप प्रयास कीजिए तो मुझसे जुड़िए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक बार ऑल बटन दबा दीजिए और जितना वीडियो देखिए उसको वॉचिंग कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमारे देश की गति सुधारेगी। और मैं सच कहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, बहुत कम ही लोग धरती पर है इंडिया के जो कि आपको इंग्लिश बता सके, इंग्लिश समझा सके। पढ़ाना सबको आता है, पढ़ने सबको आता है, टीचिंग करने सबको आता है, बोलने सबको आता है, लेकिन दोस्तों भूलिएगा नहीं, किसी के द्वारा इंग्लिश सिखाने नहीं आता है। कम ही लोगों को पता है कि हम क्या करें कि सामने वाले इंग्लिश आने लगे। मगर मैं दावा करता हूँ कि आई कैन गेट यू सक्सेस विदाउट इन जस्ट बी। मेरे पास आप जुड़ेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। श्योर एंड सर्टेन, प्योर इक्वल टू श्योर, प्योर इक्वल टू श्योर। अगर शुद्ध हो तो निश्चित हो, उसमें खिलवाड़ करोगे तो अनसक्सेस हो। और मैं अब इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।